चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आज का टॉपिक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये पूरा एक एक्ट है, इसके अंदर अपने को क्या क्या पढ़ना है, टोटल 12 टॉपिक्स है जो अपने को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर पढ़ना है। पहला अपन पढ़ेंगे नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा अपन पढ़ेंगे ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, उसके बाद अपन देखेंगे कंसीडरेशन, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, फ्री कॉन्सेंट, लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वॉइड एग्रीमेंट्स, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्वेजी कॉन्ट्रैक्ट्स, रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, ये 12 टॉपिक अपने को पढ़ने हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर में। ठीक है, अब मैं एक एक करके एक एक टॉपिक को डील करते जाऊंगा। देखो, सबसे पहले अपन बात करेंगे नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट समझो। आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट वर्ड को समझने के पहले, यहां पर एक वर्ड आया है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट वर्ड को समझने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा एग्रीमेंट क्या होता है। एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट वर्ड को समझने के लिए पहले आपको क्या समझना पड़ेगा? एग्रीमेंट वर्ड को समझना पड़ेगा। एग्रीमेंट, एग्रीमेंट। मैं आप लोगों के साथ, देखो ये ऑनलाइन क्लास है, मैं आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करूंगा। ठीक है, ऐसा आप लोगों को शांति से नहीं बैठना है, वहां पर आप लोगों से मैं कुछ क्वेश्चंस करूंगा, आप लोगों को बकायदा रिप्लाई करना है। ठीक है, आप लोगों में से कोई जानता है एग्रीमेंट क्या होता है? आप लोगों में से कोई जानता है एग्रीमेंट क्या होता है? दीक्षा, फैजुद्दीन, हेमलता, सिद्धार्थ, सौम्या, सिप्तैन, एग्रीमेंट क्या होता है जानते हो? देखो, एग्रीमेंट क्या होता है, मान लो दो लोग हैं, ये दो लोग हैं, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी। ए ने बी को किसी चीज का ऑफर किया, ए ने बी को किसी चीज का ऑफर किया, बी ने ए का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। ए ने बी को कुछ ऑफर किया और बी ने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। बी ने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, तो इस पूरी सिचुएशन को अपन बोलेंगे कि यहां पर एक एग्रीमेंट हो गया। यहां पर क्या हो गया? एक एग्रीमेंट। मतलब किसी ने ऑफर किया, उस ऑफर का एक्सेप्टेंस अगर हो जा रहा है तो अपन उसको बोलते हैं कि यहां पर क्या हो गया? एक एग्रीमेंट हो गया। एग्रीमेंट हो गया। क्लियर है मेरी बात? अब अपन एक बार नोट्स से भी गो थ्रू करेंगे सारी चीजों को। चलो देखते हैं। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टॉपिक के अंदर अपन सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज एग्रीमेंट। व्हाट इज एग्रीमेंट? There must be two parties for an agreement. There must be two parties for an agreement. One making the proposal and other making and other accepting it. जैसे कि मैंने अभी बताया कि एक एग्रीमेंट के लिए आप लोगों को दो पार्टीज का होना जरूरी है। एक होता है ऑफर करने वाला और दूसरा होता है एक्सेप्ट करने वाला। ठीक है, तो वही यहां पर लिखा हुआ है, देयर मस्ट बी टू पार्टीज फॉर एन एग्रीमेंट, वन मेकिंग प्रपोजल, प्रपोजल मतलब ऑफर करने वाला, एंड अदर एक्सेप्टिंग इट। वन पर्सन अलोन कैन नॉट मेक द ऑफर। एक आदमी अपने आप से ही ऑफर नहीं कर सकता और उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मैं अपने आप को ही नहीं बोलूंगा कि चलो ये काम करेंगे और मैं अपने आप को एग्री नहीं करूंगा कि हाँ ऐसा। मतलब एक एग्रीमेंट होने के लिए दो पार्टीज का होना बहुत जरूरी है। हाँ दीक्षा बोलो। किसी को कुछ डाउट होगा तो मैं जब बोलूंगा आप लोग डाउट पूछ सकते हो, उस समय आप बीच में इंटरेक्ट करना, क्योंकि फिर उससे फ्लो खराब हो जाएगा क्लास का। ठीक है, वन पर्सन अलोन कैन नॉट मेक द ऑफर और प्रपोजल एंड एक्सेप्ट द सेम हिमसेल्फ। एन एग्रीमेंट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन एन ऑफर मेड बाय वन पार्टी इज एक्सेप्टेड बाय द अदर। एक एग्रीमेंट तभी एग्जिस्टेंस में आएगा जब कोई सामने वाला ऑफर कर रहा है और उस ऑफर को कोई सामने वाला जो पर्सन है वो एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, इसलिए एग्रीमेंट को अगर अपन फॉर्मूले के वाइज देखें तो एग्रीमेंट इज इक्वल टू होगा ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। एग्रीमेंट इज इक्वल टू क्या होगा? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। ये जो नोट्स आप लोगों को दिख रहा है, ये नोट्स मैं आप लोगों को इसका पीडीएफ में आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, तो क्लास ओवर होने के बाद मैं पूरी डिटेल बता दूंगा। ये जो दिख रहा है
आप लोग एक काम कर सकते हो, हमारा ऐप है जीसीए वर्चुअल्स के नाम से, प्ले स्टोर में मिल जाएगा आपको। आप इस ऐप को डाउनलोड कर लो। तो ये जिस नोट्स से मैं पढ़ा रहा हूं, ये मेरा खुद का बनाया हुआ नोट्स है, तो ये आप लोगों को मैं दे दूंगा। अच्छा, एक चीज और बता देना है मेरे को, आप लोग ध्यान से सुनो। क्या हुआ है, इस साल आप लोगों के सेमेस्टर एग्जाम्स हो गए हैं। सेमेस्टर एग्जाम में आएंगे अब छोटे छोटे क्वेश्चंस और एमसीक्यूज। एमसीक्यू और छोटे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर आपने चीजों को डिटेल में थॉरोली नहीं पढ़ा है तो आपका काम नहीं चलेगा पेपर में। पहले के टाइप का एग्जाम जो होता था, 15 नंबर का एक क्वेश्चन आता था, फिर उसमें आपको पूरा ऐसे टाइप क्वेश्चंस लिखने पड़ते थे। उसमें क्या होता था, हम क्या लिख रहे हैं क्या नहीं लिख रहे हैं कुछ पता नहीं रहता था। लेकिन अब एमसीक्यू आ गया। एमसीक्यू आप तभी क्रैक कर पाओगे जब आपने चीजों को डिटेल में पढ़ा है। ठीक है, छोटे छोटे आंसर के, छोटे छोटे क्वेश्चन के जो आंसर होते हैं उसमें स्पेसिफिक आंसर लिखना पड़ता है। मतलब आप झेला नहीं सकते कुछ भी, जो लिखना है काम की बातें लिखनी है, क्योंकि चेक करने वाले को तुरंत पता चल जाता है कि आपने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। तो जो भी आप लोगों को पढ़ना है, जो भी आप लोगों को करना है, डिटेल में करना पड़ेगा। ठीक है, डिटेल बोलने का मतलब आप उसको अब शॉर्टकट, अब जो पहले के लोग करते थे एग्जाम के 2 दिन पहले पढ़ के चले जाए तो हमारा काम हो जाएगा, ऐसा वाला सिस्टम अब नहीं है। सेमेस्टर में आप लोगों को डिटेल पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये नोट्स अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना जीसीए वर्चुअल्स के नाम से, उसमें सारे नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे। चलो, तो हम बात कर रहे थे एग्रीमेंट की। तो एग्रीमेंट के लिए मैंने बताया 2 पार्टीज का होना जरूरी है। एक पार्टी कौन होती है, जो ऑफर करती है, और दूसरी पार्टी कौन होती है, उस ऑफर को एक्सेप्ट करने वाली होती है। एक आदमी अपने आप से ही ऑफर करके अपने आप को ही एक्सेप्ट कर लेगा तो ये एग्रीमेंट नहीं कहलाएगा। ठीक है, एग्रीमेंट मीन्स कॉन्सेंसस एड आइडम। एग्रीमेंट मीन्स कॉन्सेंसस एड आइडम, that is parties agreed on the same thing in the same sense at the same time। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एग्रीमेंट का मतलब होता है कॉन्सेंसस एड आइडम। मतलब एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो ये ए है फर्स्ट पार्टी जो ऑफर कर रहा है, और ये बी है सेकंड पार्टी जो उस ऑफर को एक्सेप्ट करेगा। ए ऑफर करने वाला है और बी जो है उसको एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, ए ने बी को कुछ ऑफर किया और बी ने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। अब ऑफर में क्या किया, ए ने बी को बोला चलो अपन गार्डन घूमने चलते हैं। बी ने भी ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, बी को भी लगा कि हाँ गार्डन घूमने जाएंगे, और बी ने हाँ बोल दिया। तो यहां पर ए की ऑफर को बी ने एक्सेप्ट किया, ये तो ठीक है, लेकिन इनके बीच में एक सर्वसम्मति बनी। सर्वसम्मति मतलब सहमति बनी है कि ए ने गार्डन घूमने की बात करी है, कुछ और बात नहीं की है। मतलब ए ने ऑफर किया है गार्डन घूमने के लिए और बी ने भी हाँ बोला है गार्डन घूमने के लिए। ठीक है, ए ने अगर मूवी जाने के लिए बोला रहता और बी ने कुछ और समझ के गार्डन जाने की बात अगर करेगा तो उधर तो आप लोगों को मतलब यहां पर सर्वसम्मति नहीं बनी। मतलब ये कुछ और ऑफर कर रहा है और ये कुछ और समझ के एक्सेप्ट अगर कर रहा है तो ऑफर और एक्सेप्टेंस तो हो जाएगा, लेकिन कॉन्सेंसस एड आइडम नहीं होगा। मतलब एक दूसरे की चीजों को लोग समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो एग्रीमेंट के बीच, एग्रीमेंट होने के लिए आपको ऑफर और एक्सेप्टेंस होना जरूरी है, प्लस कॉन्सेंसस एड आइडम का भी होना जरूरी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो यहां पर भी वही बात लिखी हुई है। ए आस्क बी will you purchase my Maruti car for rupees 1 lakh? B says yes. Then there is consensus ad item। मतलब A नाम का एक व्यक्ति है, उसने B को बोला कि आप क्या मेरी मारुति कार खरीदना चाहते हो 1 लाख रुपए में, और B ने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। तो यहां पर A ने भी वही चीज बोली, B ने भी वही चीज समझी, तो यहां पर क्या हो गया, कॉन्सेंसस एड आइटम। ऑन द अदर हैंड, इफ A हैज अ कार मारुति एंड अ फिएट। अब ए के पास 2 कार है, एक फिएट भी है और एक मारुति भी है। ठीक है, ए के पास 2 कार है, मारुति भी है और फिएट भी है। ही एग्रीज टू सेल वन ऑफ हिज कार टू बी। अब ए जो है अपनी एक कार बेचना चाह रहा है बी को। इफ ए इज थिंकिंग टू सेल हिज फिएट कार एंड बी इज थिंकिंग टू बाय हिज मारुति कार। अब देखो ए के पास 2 कार है, वो अपनी फिएट कार बेचना चाह रहा है, लेकिन बी को लग रहा है कि वो अपनी मारुति बेचना चाह रहा है, लेकिन उनके बीच में ऑफर एक्सेप्टेंस हो गया, लेकिन कॉन्सेंसस एड आइटम नहीं हो रहा है। ठीक है, बी डू नॉट एग्री द सेम थिंग इन द सेम सेंस, देयर इज नो कॉन्सेंसस एड आइटम, हेंस देयर इज नो एग्रीमेंट। हेंस एन एग्रीमेंट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट इफ इट इज एनफोर्सेबल एट कोर्ट ऑफ लॉ। अब तीसरी बात आ गई,
तीसरी बात आ गई, इस लाइन का मतलब 2 मिनट के अंदर मैं आप लोगों को भी बताने वाला हूं। ठीक है, देखो अभी हमने बात करी एग्रीमेंट की। पहले तो आप लोग एग्रीमेंट को समझो क्या होता है। एग्रीमेंट के लिए हमने दो बातें पढ़ी अभी। पहला, एग्रीमेंट के लिए दो पार्टीज का होना जरूरी है। ठीक है, एक बात पढ़ी हमने। दूसरा, एक पार्टी ऑफर करती है तो दूसरी पार्टी उस ऑफर को क्या करती है, एक्सेप्ट करती है। तीसरा, एग्रीमेंट होने के लिए वहां पे कॉन्सेंसस एड आइटम होना चाहिए। ठीक है, कॉन्सेंसस एड आइटम मतलब कि सामने वाले को जो ऑफर कर रहा है वही सामने वाले ने एक्सेप्ट किया है, वही समझ के। कुछ और ऑफर किया गया, सामने वाले ने कुछ और समझ के एक्सेप्ट कर लिया, तो वहां पे कॉन्सेंसस एड आइटम नहीं बनेगा। इतनी बात समझ में आई? आप लोगों को इंटरेक्ट करना है क्लास में, ठीक है। लेकिन मैं जब आप लोगों से डाउट पूछूंगा, मतलब कुछ बोलूंगा, तब आप लोग डाउट पूछ सकते हो मेरे से। अब हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, टॉपिक का नाम एग्रीमेंट नहीं है, टॉपिक का नाम क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट को समझने के लिए हमको पहले एग्रीमेंट समझना पड़ेगा। तो एग्रीमेंट के लिए मैंने तीन बातें बताई आप लोगों को, ऑफर, एक्सेप्टेंस, टू पार्टी और कॉन्सेंसस एड आइटम। अब हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट की। तो कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट करने के पहले आप लोगों को अगर अभी तक की क्लास में कुछ डाउट है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हो। माइक ऑन करके आप लोग बोल के कुछ पूछ सकते हो या मैसेज भी करके पूछ सकते हो। फैजुद्दीन, हेमलता, सिप्तैन, ओजस्वी, रितेश, सौम्या, कुछ डाउट है? आगे बढ़ जाए, चलो देखो। एक मिनट ना, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट की। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट, देखो कॉन्ट्रैक्ट भी एक एग्रीमेंट होता है। कॉन्ट्रैक्ट भी क्या होता है? एक एग्रीमेंट ही होता है, लेकिन उसकी एक क्वालिफिकेशन और होती है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, लेकिन एक कंडीशन और फुलफिल करनी पड़ेगी उसको। ठीक है, क्या कंडीशन है? देखो एक एग्जांपल लेते हैं, उससे अपन समझेंगे। ए ने बी को बोला चलो अपन मूवी चलते हैं, ए ने ऑफर किया, बी ने एक्सेप्ट कर लिया उस ऑफर को। तो यहां पर ऑफर एक्सेप्टेंस हो गया, कॉन्सेंसस एड आइटम भी हो गया और दो पार्टीज भी है। ठीक, तो यहां पर एक एग्रीमेंट तो आ गया। ठीक, अब एक सिंपल सा एग्जांपल और है। ए ने बी को, अब थोड़ा सा ये इलीगल वर्क है इसलिए मैं एक ऐसा एग्जांपल ले रहा हूं क्योंकि मेरे को कॉन्ट्रैक्ट को समझाना है। ए ने बी को ऑफर किया कि बी जाके सी का मर्डर कर दे। ए ने बी को ऑफर किया कि जाके सी का क्या कर दे, वो मर्डर कर दे। ठीक है, ये गलत काम है, लेकिन मेरे को समझाने के लिए एग्जांपल लेना पड़ रहा है। बी ने इस ऑफर को एक्सेप्ट भी कर लिया। अब मान लो किसी कारण से बी जो है वो काम नहीं कर पाया या काम करने से मना कर दिया, एक्सेप्ट करने के बाद मना कर दिया, तो यहां पर ए क्या बी के ऊपर केस कर सकता है क्या कोर्ट में जाके? नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है ना, उसका ऑब्जेक्टिव एक इलीगल ऑब्जेक्टिव है, गैर कानूनी ऑब्जेक्टिव है। कानून के नजर में वो चीज गलत है। मेरा बोलने का मतलब यह है कि अगर मान लो कोई ऐसा, अगर बीच में किसी के बीच में एग्रीमेंट हो रहा है जहां पर मान लो ए ने बी के साथ बोला चलो अपन कोई एक बिजनेस करते हैं मिलके, कपड़े का बिजनेस करते हैं, बी ने उस चीज को एग्रीमेंट कर लिया, या ए और बी के बीच में कुछ ऐसा हुआ कि ए के पास एक जमीन है, बी ने उसको खरीदने के लिए एक्सेप्ट कर लिया ए के ऑफर को। तो यहां पर अगर बी नहीं खरीदता है उस जमीन को या फिर ए नहीं बेचता है उस जमीन को, तो इन दोनों एक दूसरे के ऊपर केस कर सकते हैं। ठीक है, मतलब उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? लीगल और इलीगल, मतलब कानून के नजर में कौन सा वैलिड है, कौन सा इनवैलिड है। ऐसे एग्रीमेंट जिसको कानून के नजर में वैलिडिटी मिली हुई है, वैलिडिटी मिलना मतलब होता है एनफोर्सिबल एट लॉ। मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं, देखो हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं ना, तो यहां पर आप लोगों को इसके वर्ड्स याद रखने पड़ेंगे, आप अपने वर्ड्स नहीं वो कर सकते। ठीक है,
मैं समझाने के लिए कुछ कुछ वर्ड दूसरे यूज करूंगा, लेकिन एग्जाम में जब आप लोग लिखोगे आंसर को तो आप लोगों को इसी के ही वर्ड यूज करने पड़ेंगे। तो ये जो नोट्स बना हुआ है ये पूरा वर्ड टू वर्ड वैसा ही है, आप लोगों को इसको लर्न करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन लैंग्वेज थोड़ी सी इजी मैंने रखी है यहाँ पे। एग्रीमेंट, एग्रीमेंट जिसको कानूनी मान्यता मिल जाती है, कानूनी मान्यता मतलब एनफोर्सिबल एट लॉ, वही एग्रीमेंट क्या बनेंगे, कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे। और ऐसे एग्रीमेंट जिसको कानूनी मान्यता नहीं मिलती है, जो एनफोर्सेबल एट लॉ नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? तो मैंने यहां पर क्या बताया, पहले मैंने आप लोगों को एग्रीमेंट समझाया कि एग्रीमेंट क्या होता है, उसके बाद मैं अभी एग्रीमेंट को ही लेते हुए मैं आप लोगों को क्या समझा रहा हूं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ऐसे एग्रीमेंट जिसको कानून के नजर में मान्यता मिल जाती है, एनफोर्सिबल एट लॉ होता है, ऐसे एग्रीमेंट को हम कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, या ऐसे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं। ठीक है, एक बार चलो इससे रीड करते हैं, ये मैंने हाईलाइट किया है, यहां पे पढ़ो। एन एग्रीमेंट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट, एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तब बनेगा जब इफ इट इज एनफोर्सिबल एट कोर्ट ऑफ लॉ, जो कोर्ट ऑफ लॉ के में क्या होगा, एनफोर्सिबल होगा, मतलब जिसको कोर्ट ऑफ लॉ जो है उसको कानूनी मान्यता देगी। ऐसे एग्रीमेंट को हम क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। तो देखो एग्रीमेंट का मतलब मैंने क्या बताया था, एग्रीमेंट इज इक्वल टू मैंने बताया था ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू क्या होगा, एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी, एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी। क्लियर है मेरी बात? तो ये तो थी बेसिक बातें, मीनिंग जो हम अभी पढ़ रहे थे। अब अपन बात करेंगे इनकी डेफिनेशंस की। तो देखो हम अभी जो पढ़ रहे हैं ना, हम जो पढ़ रहे हैं उस एक्ट का नाम है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। हर चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि हम जो एक्ट पढ़ रहे हैं, एक्ट का नाम है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये ईयर भी याद रखना है, एमसीक्यू में कुछ भी आ सकता है, आपसे एमसीक्यू में कुछ भी पूछ सकता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ईयर क्या है ये भी पूछ लेगा आपसे। ठीक है, ये फॉर्मूला दे देगा, बताओ, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, बताया पूछा जाएगा कि बताओ कौन सा वाला करेक्ट है, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यू में, इसलिए डिटेल में पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है। चलो नेक्स्ट, डेफिनेशन ऑफ एग्रीमेंट। डेफिनेशन ऑफ एग्रीमेंट, अब ये जो डेफिनेशन हम पढ़ रहे, उस ऊपर अपन पढ़ रहे थे मीनिंग, अब अपन पढ़ रहे डेफिनेशन। डेफिनेशन जो होती है एक्ट के सेक्शन 2 में लिखी हुई होती है। ठीक है, देखो पढ़ते हैं डेफिनेशन ऑफ एग्रीमेंट। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। इसमें आप अब कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, जो लिखा है वही आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्ट की डेफिनेशन है। ठीक है, इसमें आपको कहीं पर भी कोई हाँ, मीनिंग लिखते समय एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट में आप अपने वर्ड थोड़े बहुत यूज कर सकते हो, लेकिन जो एक्ट की डेफिनेशन होगी इसको आप लोग बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते, जैसा है वैसा ही आपको याद करना पड़ेगा। डेफिनेशन ऑफ एग्रीमेंट, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। ये बात कहां लिखी हुई है, ये डेफिनेशन कहां लिखी हुई है, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 2 सब सेक्शन ई में लिखी हुई है। ये सेक्शन आप लोगों को याद करना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए एमसीक्यू में तो। ठीक है, बाकी थ्योरी में नहीं लिखना पड़ेगा, बाकी एमसीक्यू में ये सेक्शंस वगैरह आ सकते हैं। देखो, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग अ कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। क्या बोलना चाह रहा है समझो। मान लो ए है, ये बी है, ए ने बी को ऑफर किया कि वो अपनी जमीन बी को बेचना चाहता है, ए ने ऑफर किया। ठीक है, बी ने भी उस ऑफर को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। तो यहां पर क्या बन गया इनके बीच में, एग्रीमेंट आ गया। तो क्या बस एग्रीमेंट करके लोग शांति से बैठ जाएंगे क्या, नहीं बैठ सकते। अब आगे क्या करना पड़ेगा, एग्रीमेंट कर लिए ना, तो अब ए अपनी जमीन बी में बी को बेचेगा, एग्जीक्यूट करेगा ना अब उस काम को। भाई एग्रीमेंट कर लिए तो एग्रीमेंट करके खाली नहीं बैठती है पार्टी, उसके बाद उसको काम को एग्जीक्यूट करना पड़ता है। ठीक है, मतलब ए अब उस जमीन को किसको बेच देगा, बी को बेच देगा। तो क्या सिर्फ जमीन देगा, बी से कुछ मिलेगा नहीं उसको। उस जमीन को मान लो इनके बीच में सौदा हुआ था 5 लाख रुपए का, तो यहां पर बी के पास 5 लाख रुपए है और ए के पास जमीन है,
तो इन लोगों दोनों को एक दूसरे का क्या है, इस चीज को एक्सचेंज करेंगे। ए अपनी जमीन दे देगा बी को और बी दे देगा उस जमीन के बदले 5 लाख रुपए ए। आई बात समझ में? यहां पर क्या हुआ, इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ, मतलब इन लोग एग्रीमेंट से अब आपस में बाउंड हो गए। बाउंड हो गए मतलब इन दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करिए। क्या प्रॉमिस करिए? ए ने बी से प्रॉमिस करिए कि मैं अपनी जमीन तेरे को बेचूंगा, और बी ने ये प्रॉमिस करिए कि मैं इस जमीन के बदले तेरे को 5 लाख रुपए दूंगा। ठीक है, तो यहां पर ए ने इस जमीन के बदले क्या लिया बी से? 5 लाख रुपए। इसको बोलेंगे कंसीडरेशन। इसको क्या बोलेंगे? कंसीडरेशन। मतलब हम अगर सामने वाले को कुछ दे रहे हैं तो उसके बदले हमको जो मिलता है उसको हम बोलते हैं कंसीडरेशन। आई बात समझ में? यहां पर क्या लिखा है, पढ़ो वापस से। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसीडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। सेक्शन 2E ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। यहां पर लिखी हुई है ये बात। अब यहां पर एक वर्ड आया था प्रॉमिस, एक वर्ड आया था प्रॉमिस। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में प्रॉमिस वर्ड को भी डिफाइन किया हुआ है कि प्रॉमिस से आप क्या समझते हो। क्या लिखा है, पढ़ो प्रॉमिस के बारे में। When a person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. A proposal when accepted becomes a promise. जैसे कि मैंने अभी अपने एग्जांपल में बताया कि भाई जब सामने वाले ने एक प्रपोजल किया है, ऑफर किया है सामने वाले को कुछ, इस ऑफर को सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया, तो जैसे ही एक्सेप्ट हुआ तो वहां पे एक एग्रीमेंट आ गया। अब इन दोनों आपस में क्या हो गया, बाउंड हो गए एक दूसरे के, जो उन लोगों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है उस काम को एग्जीक्यूट करने के लिए एक दूसरे के, और उन लोगों ने क्या कर लिए, प्रॉमिस कर ली है। तो प्रॉमिस कर ली है तो अब उसको उन लोगों को वो काम एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो यहां पर वही लिखा हुआ है, पढ़ो वापस से। When the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, signifies his assent मतलब अपनी सहमति दिखाता है। The proposal is said to be accepted. A proposal when accepted becomes a promise. ये डेफिनेशन कहां लिखी हुई है? ये डेफिनेशन लिखी हुई है सेक्शन 2B ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में डेफिनेशन लिखी हुई है। ठीक है, अब मुद्दे की बात, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? इन अवर डे टू डे लाइफ वी एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। इन अवर डे टू डे लाइफ वी एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट रियलाइजिंग दैट वी आर एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट में हम एंटर करते हैं, कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट में हम एंटर करते रहते हैं, जो हमको पता भी नहीं चलता कि हमने इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया। जैसे फॉर एग्जांपल, आज मान लो आपको कॉलेज जाना है, ठीक है, तो आपका कोई फ्रेंड ने आपको कॉल किया कि आज मेरे पास गाड़ी नहीं है तो तू मेरे पास आना और मैं तेरे साथ कॉलेज चलूंगा या चलूंगी। ठीक है, तो आपको सामने वाले ने ऑफर किया कि क्या तू मेरे को अपने साथ कॉलेज लेके जाएगा या जाएगी, तो ऑफर किया और आपने एक्सेप्ट कर लिया उस ऑफर को। तो अब यहां पर आपने अपने छोटा सा ये काम किया ऐसा, तो यहां पर आपने क्या बना लिया, अपने बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बना लिया। ठीक है, मतलब हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ ना कुछ किसी ना किसी के साथ कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट में हम आते ही रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी एंटर इनटू अ बस वी आर मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट विथ, वी आर मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, और व्हेन वी आर बाइंग अ ब्रेड और एंड बटर वी आर एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल। जब हम बस में चढ़ते हैं तो हमने बस वाले के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। ठीक है, हम किसी किराने की दुकान में जाते हैं ब्रेड लेने के लिए या फिर कुछ लेने के लिए, तो हमने सामने वाले के साथ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के लिए एग्रीमेंट किया, कॉन्ट्रैक्ट किया। अगेन व्हेन वी आर लीविंग आवर वॉच फॉर रिपेयर वी आर एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। अगर हम किसी दुकान में अपनी घड़ी बनाने के लिए देके आ रहे हैं तो हमने दुकान वाले के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। मतलब हम अपने डे टू डे लाइफ में किसी ना किसी के साथ कुछ ना कुछ किसी ना किसी प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट कर ही जा रहे हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या है, पढ़ो। एन एग्रीमेंट क्रिएटिंग एंड डिफाइनिंग ऑब्लिगेशन बिटवीन द पार्टीज। एन एग्रीमेंट क्रिएटिंग एंड डिफाइनिंग ऑब्लिगेशन बिटवीन पार्टीज। इस डेफिनेशन को किसने दिया हुआ है? अकॉर्डिंग टू सेलमन। सेलमन कोई मतलब
मतलब जानकार हैं उनके द्वारा ये डेफिनेशन दी हुई है, एन एग्रीमेंट क्रिएटिंग एंड डिफाइनिंग ऑब्लिगेशन बिटवीन द पार्टीज। अब देखो हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, कानून पढ़ रहे हैं, लॉ पढ़ रहे हैं। लॉ में कौन सा लॉ पढ़ रहे हैं हम अभी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं। तो इसमें मैक्सिमम जितनी भी डेफिनेशंस होगी, जैसे यहां पर लिखा हुआ है सेलमन, यहां पर लिखा है पेलॉक, ठीक है, पोलॉक सॉरी। तो यहां पर इन लोग जो होते हैं ना, इन लोग या तो कोई बहुत लॉ के जानकार लोग होते हैं, या फिर कोर्ट के जजेस होते हैं, ठीक, या फिर कोई एडवोकेट्स होते हैं जिन्होंने लॉ की पढ़ाई की हुई है, लॉ का बहुत ज्यादा जानकारी रखते हैं, ठीक है। तो ये जो डेफिनेशन दी हुई है ये अकॉर्डिंग टू सेलमन है। जब हम इकोनॉमिक्स की डेफिनेशंस पढ़ेंगे, जब हम इकोनॉमिक्स में आएंगे, तो वहां पर जो डेफिनेशंस दी जाएगी वो इकोनॉमिस्ट के लोगों के द्वारा दी जाएगी, जो इकोनॉमिक्स के जानकार है। नेक्स्ट, एवरी एग्रीमेंट एंड प्रॉमिस एनफोर्सिबल एट कोर्ट ऑफ लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा कोई भी एग्रीमेंट या फिर कोई भी प्रॉमिस जिसको कोर्ट ऑफ लॉ में एनफोर्सिबल किया जा सकता है, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट, अकॉर्डिंग टू पोलॉक। An agreement enforceable at law, an agreement enforceable at law, बस सेक्शन 2H ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में बस इतनी सी डेफिनेशन लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है, एन एग्रीमेंट एनफोर्सिबल एट लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। फ्रॉम द अबव डेफिनेशन इट शुड बी नोटेड दैट अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट हैव टू एसेंशियल्स। फ्रॉम द अबव डेफिनेशन इट शुड बी नोटेड दैट कॉन्ट्रैक्ट मस्ट हैव टू एसेंशियल। कॉन्ट्रैक्ट के दो इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती है, पहला एक एग्रीमेंट होना जरूरी है, दूसरा उसका एनफोर्सिबल एट लॉ होना जरूरी है। मतलब अगर कोई एग्रीमेंट ही नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता। तो कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए पहले उसको क्या बनना पड़ेगा, एग्रीमेंट बनना पड़ेगा। अब एग्रीमेंट बन गया, उसका कानूनी मान्यता भी मिलनी जरूरी है, एनफोर्सिबल एट लॉ भी होना चाहिए। ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक अगर आ गई तो वो क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। क्लियर है, ये तीनों डेफिनेशन का अगर मैं क्रक्स निकालूं तो यही लिखा हुआ है कि अगर कोई एग्रीमेंट है जिसका लॉ में एनफोर्सिबिलिटी हो जाती है तो वो क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। यहां तक सबको क्लियर है, आप लोगों को कोई डाउट? हेमलता, फैजुद्दीन, सिप्तैन, ओजस्वी, रितेश, सौम्या, आगे बढ़ जाए। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट और फेमस क्वेश्चन, ठीक है, ये आपके पेपर में आने का बहुत ज्यादा चांस है इसका, इंपॉर्टेंट और फेमस क्वेश्चन। क्या लिखा है, पढ़ो। ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। देखो पहले आप समझो, यहां पर मैंने दो बात बोली, एक बात करी एग्रीमेंट की और दूसरी बात करी कॉन्ट्रैक्ट की। एग्रीमेंट का स्कोप वाइड होता है। एग्रीमेंट लीगल भी हो सकता है, इलीगल भी हो सकता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जो होगा केवल और केवल क्या होगा, लीगल होगा। और एक कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो क्या होता है, एग्रीमेंट बनता है पहले, एग्रीमेंट बनने के बाद उसको लॉ की एनफोर्सिबिलिटी मिलती है, फिर वो क्या बनता है, कॉन्ट्रैक्ट बनता है। इसलिए मैं बोल सकता हूं कि एग्रीमेंट जो होता है इसका स्कोप वाइड होता है। एग्रीमेंट जो होता है इसका स्कोप क्या होता है, वाइड होता है। मतलब सारे एग्रीमेंट जो होते हैं, सारे एग्रीमेंट जो होते हैं वो सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते, लेकिन सारे कॉन्ट्रैक्ट पहले एग्रीमेंट बने होंगे फिर बाद में वो कॉन्ट्रैक्ट बने होंगे। तो इसलिए यहां पर एक फेमस क्वेश्चन है बहुत कि ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। ठीक है, इसका मैंने पॉइंट वाइज यहां पर आंसर लिखा है, एक बार अपन इसको गो थ्रू करते हैं, बाकी कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया क्या है इसका। देखो, एग्रीमेंट में बी ऑफ वेरियस टाइप, फॉर एग्जांपल सोशल, रिलीजियस और लीगल। एग्रीमेंट जो होता है सोशल भी हो सकता है, रिलीजियस भी हो सकता है और लीगल भी हो सकता है। अ सोशल एग्रीमेंट लाइक एन एग्रीमेंट टू गो टू अ पिकनिक और अ मूवी इज नॉट एनफोर्सिबल एट कोर्ट ऑफ लॉ। जैसे मैंने मान लो आपको बोला चलो गार्डन चलते हैं, या किसी ने किसी को बोला, ऑफर दिया कि चलो गार्डन चलते हैं, सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट करने के बाद वहां पर एक एग्रीमेंट आ गया। एग्रीमेंट आ गया मतलब उन लोग अपने आपस में प्रॉमिस से बाउंड हो गए। अब किसी कारण से दोनों में से कोई एक पार्टी ने जाना कैंसिल कर दिया, तो क्या आप उस सामने वाले के ऊपर केस कर दोगे क्या कि मैंने इसको गार्डन जाने के लिए बोला था तो इसने मना कर दिया, या फिर ये आऊंगा बोला लेने के लिए लेकिन आया नहीं लेने के, तो क्या केस कर सकते हो क्या? आप नहीं कर सकते। तो ऐसा कोई एग्रीमेंट अगर हो रहा है तो सोशल नेचर का है,
जो लॉ की लॉ की एनफोर्सिबिलिटी सिर्फ लीगल और इलीगल के केस में नहीं मिलती है, रोजमर्रा की जिंदगी में भी छोटे छोटे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं, उसको भी लॉ की आपको नहीं मिलती है एनफोर्सिबिलिटी। वही लिखा है यहाँ पे, अ सोशल एग्रीमेंट लाइक एन एग्रीमेंट टू गो टू अ पिकनिक और अ मूवी इज नॉट एनफोर्सिबल एट कोर्ट ऑफ लॉ। Similarly, religious agreement are also not enforceable at law because the party entering into such agreement do not intend to go to a court of law in case the agreement is not fulfilled. But in a business, देखो हम है ना कॉमर्स के स्टूडेंट है, तो कॉमर्स के स्टूडेंट में हम है ना कॉमर्शियल एग्रीमेंट्स की बात करेंगे। ठीक, मतलब हमारा यहाँ पर मेन जो फोकस है, हम अपने बिजनेस जब चलाते हैं तो हम भी अपने डे टू डे लाइफ में, बिजनेस के डे टू डे लाइफ में हम 50 प्रकार का एग्रीमेंट करते हैं। कस्टमर को आप अगर कुछ बेच रहे हो या कस्टमर आपके कुछ खरीदने आया है, आप कस्टमर को कोई सर्विस दे रहे हो, तो यहाँ पर सभी प्रकार के जो आपसी में लेन देन हो रहे हैं यहाँ पे एग्रीमेंट हो रहे हैं। मान लो अगर आपने कस्टमर को कोई चीज बेची, आप दुकानदार हो, कस्टमर को अगर उस चीज से प्रॉब्लम हो गई या आपने मतलब कस्टमर आपके ऊपर फिर है ना उधर केस कर सकता है, या फिर आपने कस्टमर को कुछ उधार में बेचा, कस्टमर अगर आपका उधार का पैसा वापस नहीं दे रहा है तो यहाँ पर भी एक एग्रीमेंट है, तो यहाँ पर आप सामने वाले के ऊपर केस कर सकते हो कि उधार का पैसा मेरे को वापस नहीं कर रहा है। तो हमारा बेसिक यहाँ पर मतलब होता है कि हम जो समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे, लेकिन चीजें स्टार्ट होगी पहले बेसिक से, उसके बाद फिर धीरे धीरे हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजों को देखेंगे। नेक्स्ट, बट इन अ बिजनेस agreement or commercial agreement there is an intention to create legal obligation. For example, A agrees to sell his Swift car to B for rupees 2 lakh. It is an agreement which is enforceable at court of law. If A does not sell the car, B can file suit. suit करना मतलब केस करना, SUIT कहीं पे भी लिखा हो मिलेगा, इसका मतलब होता है कोर्ट में सामने वाले के नाम से केस करना। ठीक है, B can file a suit to recover the car or damages. मतलब A ने B को ऑफर किया कि तू मेरी कार खरीद ले 2 लाख रुपए में। ठीक है, अब A जो है वो मना कर दिया कि मैं तेरे को कार नहीं बेचूंगा, तो B जो है A के नाम से कोर्ट में जाके केस कर सकता है, या तो कार मांग सकता है, या फिर उसको जो B को जो नुकसान हुआ कार नहीं लेने के कारण उसको वहां से रिकवर करवा सकता है कोर्ट से। फ्रॉम द अबव डिस्कशन it would be clear that an agreement in order to become a contract should be enforceable. All agreements are not enforceable and therefore they do not become contracts. All contracts are agreement because a contract is an agreement enforceable at law. Therefore, unless there is an agreement, there cannot be a contract. For a contract, there must be an agreement. Hence, we can conclude that all agreements are contract, but all contracts are not बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ये है इस क्वेश्चन का आंसर। आप लोगों को इसको लर्न करना पड़ेगा। देखो, लर्न मतलब रट्टा नहीं मारना है, अपने को चीजों को कॉन्सेप्चुअली समझना है। लॉ में एक अच्छी बात यह होती है कि आपको पहले चीजें पता होनी चाहिए और आप अपनी चीजों को एग्जाम्पल दे देके एक्सप्लेन कर सकते हो, एग्जाम्पल दे देके। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को याद रहेगा, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट एग्रीमेंट। इस चीज में किसी को कोई डाउट है तो मेरे को पूछो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नहीं तो आप लोगों को कोई डाउट है? यस सर या नो सर तो बोलो, तब तो मैं आगे बढ़ूंगा। बढ़ जाए आगे। चलो, इसके बाद अपन बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट। बेसिस, ये कॉन्ट्रैक्ट का कॉलम है, ये एग्रीमेंट का कॉलम है। सेक्शन, कौन से सेक्शन में डिफाइंड है? एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट जो डिफाइंड है सेक्शन 2H में, और एग्रीमेंट जो डिफाइंड है सेक्शन 2E में। डेफिनेशन, अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट एनफोर्सिबल एट लॉ। और एग्रीमेंट की डेफिनेशन क्या है? एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। स्कोप, कॉन्ट्रैक्ट का स्कोप लिमिटेड होता है, एग्रीमेंट का स्कोप जो होता है वेरी वाइड होता है। नेचर, ओनली वैलिड एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट्स।
मतलब जो वैलिड एग्रीमेंट होंगे, लीगल एग्रीमेंट होंगे, वही क्या बनेंगे, कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे। ठीक है, एन एग्रीमेंट कैन बी बोथ लीगल और इलीगल। एग्रीमेंट जो है लीगल भी हो सकता है, इलीगल भी हो सकता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जो है केवल वैलिड होगा, लीगल होगा बस। एनफोर्सिबिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट का एनफोर्सिबल होना जरूरी है, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ठीक है, लेकिन एग्रीमेंट जो है उसका एनफोर्सिबल भी हो सकता है और एनफोर्सिबल नहीं भी हो सकता। तो जो एग्रीमेंट एनफोर्सिबल हो जाएगा वो क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, और जो नहीं हो पाया तो वो एग्रीमेंट ही रह जाएगा। इंटर रिलेशन, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। इंटर रिलेशन मतलब सारे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या है, एग्रीमेंट है, बट सारे एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। एसेंशियल्स, एसेंशियल मतलब क्या उसके लिए जरूरी है। A contract must have all the essential of a valid contract like consideration, capacity, free consent, etc. ये आगे पढ़ेंगे अपन अभी। कॉन्ट्रैक्ट के लिए सारे, कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो सारे एसेंशियल जरूरी है जो एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए होना चाहिए। पहला कंसिडरेशन, दूसरा कैपेसिटी, तीसरा फ्री कॉन्सेंट एटसेट्रा। एग्रीमेंट हैज ओनली एन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। एग्रीमेंट के लिए एसेंशियल क्या है, एग्रीमेंट के लिए एसेंशियल क्या है कि वहां पर एक ऑफर होना चाहिए और उसका एक्सेप्टेंस होना चाहिए। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसीडरेशन भी होना चाहिए, कैपेसिटी भी होना चाहिए और फ्री कॉन्सेंट भी होना चाहिए। ये तीन वर्ड जो है ये आगे अपने को भी पढ़ने मिलेंगे। कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स, एसेंशियल्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए कौन कौन सी चीजें बहुत जरूरी होती है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सप्लेन द एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये पहले ना आप लोग देखो कि इसके पॉइंट कितने हैं। टोटल 9 एसेंशियल्स है, टोटल 9 एसेंशियल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इनका एक्सप्लेनेशन है अंदर में। तो मैंने जो पॉइंट वाइज यहां पर चीजों को मतलब यहां पे अरेंज किया है, तो आप लोगों को भी वो सारी बातें अपने आंसर में लिखनी पड़ेगी। जो पेपर चेक करने वाले सर होते हैं या मैम होते हैं, उनको आपके पेपर की शुरू की 2 लाइन पढ़ के पूरा आइडिया हो जाता है कि आप कितने पानी में। तो आप लोगों को अपनी पढ़ाई जो रखनी पड़ेगी, आप लोगों को अपना जो पढ़ाई का लेवल रखना पड़ेगा, बहुत आप लोगों को क्या बोल सकते हैं, मतलब सामने वाले को लगना चाहिए कि हाँ ये बच्चा जो है पढ़ने लिखने वाला बच्चा है, मेहनत करी है बच्चे ने पूरे साल भर। चलो, एसेंशियल्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या जरूरी है, तो पहले जरूरी है ऑफर और एक्सेप्टेंस होना। ये तो एग्रीमेंट के लिए भी था, लेकिन एग्रीमेंट के लिए था, एग्रीमेंट ही तो कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं ना। तो जो एग्रीमेंट के लिए एसेंशियल है वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी एसेंशियल होना चाहिए, होगा। ठीक है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। दूसरा, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। जो पार्टी लोगों का आपस में जो इंटेंशन होना चाहिए एक दूसरे को लेके, एक लीगल रिलेशनशिप के लिए होना चाहिए। मैं भी एक्सप्लेन करूंगा सारी बातों को, अभी अपन पॉइंट पॉइंट पढ़ रहे हैं। लॉफुल कंसिडरेशन, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, फ्री कॉन्सेंट, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल ऑब्जेक्ट, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस और लीगल फॉर्मेलिटीज। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस और लीगल फॉर्मेलिटीज। चलो एक एक करके अपन सारे पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करते हैं। अच्छा, मान लो पेपर में अगर एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आ गया तो आप इसका आंसर कैसे लिखोगे। सबसे पहली बात तो आप लोगों को है ना पॉइंट याद होने चाहिए। मैं जो 9 पॉइंट मैंने बताए हैं, पहले तो आप इसका पॉइंट याद करो। पॉइंट याद करने के बाद एक बार आप अंदर जो लिखा है उसको गो थ्रू करो, समझो, कॉन्सेप्ट को समझो कि बोलना क्या चाह रहा है। फिर आप थोड़ा बहुत अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हो, लेकिन ओन वर्ड्स में लिखने का मतलब ये नहीं कि गाने लिख कर आ रहे हो आप अपने आंसर में, है ना। आपको लिखना है, टॉपिक से रिलेटेड लिखना है, कीवर्ड्स का ध्यान रखना है, की लाइन का याद रखना है, लीगल वर्ड्स उसका ध्यान रखना है, और पॉइंट आपके सही होने चाहिए, तब नंबर मिलता है। पॉइंट ही गलत लिख रहे हो और एक्सप्लेनेशन का कोई ठिकाना नहीं है तो फिर बोलोगे हम लिख के तो आए, नंबर नहीं मिलता। तो ये ऐसा ही करते हैं नॉर्मली कॉलेज के बच्चे। ठीक है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। एन एग्रीमेंट इन्वॉल्व 2 parties, one making the offer and other accepting it. Offer must be definite and should be accepted unconditionally. जो ऑफर होता है, ऑफर वो डेफिनेट होना चाहिए। डेफिनेट मतलब क्लियर, क्लियर डेफिनेट, क्लियर मतलब क्लैरिटी, मतलब उसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए।
और सामने वाले ने अगर उस ऑफर को एक्सेप्ट किया तो अनकंडीशनली एक्सेप्ट किया हुआ है। द एक्सेप्टेंस शुड ऑल्सो बी इन द मैनर और मेड प्रिस्क्राइब्ड, और सॉरी मोड प्रिस्क्राइब्ड। द एक्सेप्टेंस शुड बी ऑल्सो इन द मैनर और मोड प्रिस्क्राइब्ड। ऑफर जो है, ऑफर जो सामने वाले ने कर रहा है उसका एक कोई जरिया हो सकता है। जरिया मतलब किसी प्रकार से ऑफर किया जा सकता है। कोई अगर ऑफर कर रहा है तो ओरली कर सकता है, वर्बली कर सकता है, रिटर्न फॉर्म में कर सकता है ना। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि जो ऑफर और एक्सेप्टेंस जो है वो एक मैनर और मोड प्रिस्क्राइब्ड, मतलब प्रिस्क्राइब बोलने का मतलब उसका एक ऑफर एक्सेप्ट करने का अपना तरीका होना चाहिए। तरीका बता दिया अगर जाएगा कि ऐसे आपको एक्सेप्ट करना है तो वैसा उसका क्या बोल सकते हैं, मोड प्रिस्क्राइब मतलब उसका उस काम को करने का तरीका वो आपको बताया जाएगा। तो वैसा अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हो उस ऑफर को तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस कहला सकता है। इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द पर्सन मेकिंग ऑफर। इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड अ पर्सन मेकिंग ऑफर। देखो क्या हो रहा है, ए ने बी को कोई ऑफर किया, चलो मूवी देखने जाते हैं। बी ने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन एक्सेप्ट कैसे किया, मन ही मन में एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैं जाऊंगा। अब एक को पता ही नहीं चल रहा है कि बी जाएगा कि नहीं जाएगा। तो ऐसा ऑफर कर लिया, इसके मन में जाने की इच्छा है और इसने मन में बोल भी दिया कि हाँ मैं जाऊंगा, मन में बोला है, एक को मालूम ही नहीं है। तो कैसे इस ऑफर को एक्सेप्टेड थोड़ी बोलेंगे, है ना। इस ऑफर को एक्सेप्टेड थोड़ी बोलेंगे क्योंकि सामने वाले ने कम्युनिकेट नहीं किया है। अच्छा, ये मोड प्रिस्क्राइब्ड वाला मैं आप लोगों को एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं क्या है। मान लो ए ने बी को कुछ ऑफर किया है। ए ने बी को बोला कि चलो अपन मूवी चलते हैं, अगर तेरे को जाना होगा तो तू मेरे को व्हाट्सएप में यस या नो लिखकर भेज देना। व्हाट्सएप में यस या नो लिखकर भेज देना। तो बी ने यहां पर बी को ए ने एक मोड दे दिया कि तेरे को अगर एक्सेप्ट करना है उस ऑफर को कि तू एक काम कर सकता है, मेरे को व्हाट्सएप में मैसेज करके यस लिखकर भेज सकता है, तो मैं समझ जाऊंगा कि तूने उस ऑफर को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। तो मोड प्रिस्क्राइब्ड मतलब एक्सेप्ट करने का एक मीडियम बता रहे कि तू इस ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहता है तो कैसे एक्सेप्ट कर सकता है। आ रही बात समझ में। आगे, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। An agreement should be entered into with an intention to create legal relationship of obligation। मतलब यहां पर जो सामने वाला किसी को साथ ऑफर एक्सेप्टेंस एग्रीमेंट कर रहा है तो वहां पे उनके बीच में एक लीगल रिलेशनशिप होनी चाहिए, तब वो ऑफर एक्सेप्टेंस एग्रीमेंट बनके कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। The agreement should not be social religious, otherwise it would not create a legal relationship and will not become a contract। एग्रीमेंट जो है वो सोशल या रिलीजियस नहीं होना चाहिए, क्योंकि सोशल या रिलीजियस हुआ तो वो फिर एग्रीमेंट तो बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ए इनवाइट्स हिज फ्रेंड बी टू सी अ मूवी टुगेदर। इफ बी डज नॉट रीच द पिक्चर हॉल, ए कैन नॉट गो टू अ कोर्ट ऑफ लॉ टू रिकवर हिज लॉस कॉस्ट ऑफ द टिकट एंड स्कूटर चार्जेस। सिमिलरली, इफ ए डज नॉट रीच द हॉल, बी कैन नॉट गो टू कोर्ट ऑफ लॉ टू रिकवर हिज डैमेजेस। ए ने बी को, अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को पढ़ के कि ए ने बी को बोला मूवी देखने चलते हैं, ए ने टिकट करवा ली और अपनी गाड़ी से वहां पहुंच गया, बी वहां पहुंचा नहीं, तो अब बी के ऊपर केस नहीं कर सकता, अपनी टिकट का पैसा वापस नहीं मांग सकता, उससे कोई केस नहीं कर सकता। मेरा बोलने का मतलब उसके ऊपर लॉफुल कंसिडरेशन, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है। कंसिडरेशन का मतलब होता है कि हमने अगर कुछ सामने वाले को ऑफर किया है तो सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया। मेरा बोलने का मतलब है कि ए ने मान लो बी को जमीन बेचने की बात करी है ना। यहां पर ए और बी दो पार्टी है। ए ने बोला कि बी तू मेरी जमीन खरीद ले 5 लाख रुपए में, तो यहां पर बी जो है ए को 5 लाख रुपए देगा और ए उसके बदले क्या दे देगा, उसको जमीन दे देगा। तो यहां पर दोनों जो एक दूसरे के साथ अदला बदली करे जमीन और पैसे की, तो जो कंसिडरेशन मिल रहा है ए को पैसे के रूप में वो लॉफुल है कि भाई हम कोई चीज बेचते हैं तो उसके बदले हमको कोई लॉफुल चीज मिल रही है। लेकिन यहां पर ऐसा अगर हो रहा है कि ए ने बी को जमीन देने का वादा किया कि मैं आपको ये जमीन दूंगा, लेकिन उसके बदले में आपको क्या करना पड़ेगा, किसी के घर में जाके चोरी करनी पड़ेगी, डकैती करनी पड़ेगी।
तो कंसीडरेशन के रूप में ए ने बी से सामने वाले के घर में चोरी करने की बात कर रहा है, तो यहां पर कंसीडरेशन जो है वो लॉफुल नहीं कहलाएगा। ठीक है, कंसीडरेशन जो है वो लॉफुल नहीं कहलाएगा। कंसीडरेशन मतलब उसके बदले में क्या मिलना। अगर मैं सामने वाले को कुछ दे रहा हूं तो उसके बदले में मेरे को क्या मिल रहा है, तो जो मिल रहा है वो लॉफुल होना चाहिए। कंसीडरेशन मीनिंग मीन्स समथिंग इन रिटर्न, both the parties must get something in return for the promise. A promise without consideration is not enforceable at law. Consideration may be in cash or kind. Consideration जो कैश में भी हो सकता है, काइंड में भी हो सकता है। जैसे मैं ए जो है बी को जमीन बेच रहा है, जमीन के बदले सोना मांग सकता है उसको कि भाई तू इतने वैल्यू का मेरे को सोना दे देना, तो कैश में नहीं मिला लेकिन काइंड में तो मिल रहा है ना कंसीडरेशन। इट मे बी पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर। कंसीडरेशन जो होता है पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर हो सकता है, तीनों कंसीडरेशन। जैसे ए ने बी को जमीन बेचने की बात करी, अब मान लो ए जो है पहले से उससे पैसा लेके रखा होगा तो, या ए को पहले से बी का कुछ कर्जा देना होगा तो वो कंसीडरेशन वहां पूरा हो जाएगा। कंसीडरेशन प्रेजेंट भी हो सकता है, कंसीडरेशन फ्यूचर में भी हो सकता है। और इट मस्ट बी रियल, रियल होना चाहिए, ये फिक्टिशियस नहीं होना चाहिए। ठीक है, रियल होना चाहिए कंसीडरेशन। कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज, कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज इंपॉर्टेंट बहुत। देखो ये जो अपन एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं ना अभी, तो इससे इंडिविजुअल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। आपको पूरा एक साथ बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बोलेगा एक्सप्लेन द एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं पूछ के वो अंदर अंदर की चीजों को भी पूछ सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय लॉफुल कंसीडरेशन, व्हाट डू यू मीन बाय कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, तो ये अपने आप में भी एक दो नंबर के आंसर बनते हैं। तो आपको पढ़ने के लिए ध्यान से आप लोगों को सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, देखो कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट इंप्लाइज दैट द पर्सन एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट शुड बी केपेबल टू अंडरस्टैंड अ कॉन्ट्रैक्ट एंड फॉर्म अ रेशनल जजमेंट। कैपेसिटी मतलब जो जिसके साथ आप एग्रीमेंट कर रहे हो, जिसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, सामने वाला उस कॉन्ट्रैक्ट को करने के केपेबल होना चाहिए, केपेबल कैपेसिटी होनी चाहिए उसके पास। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। आप लोग उधर बैठो, मैं बुलाऊंगा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसा सभी आदमी, ऐसे सभी पर्सन जो एक मेजर है, मेजर मतलब 18+ है, एक साउंड माइंड का व्यक्ति है। साउंड माइंड मतलब दिमाग से पैदल नहीं है, दिमाग से पैदल मतलब वो पागल नहीं है, साउंड माइंड का व्यक्ति है। और नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय कोर्ट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय कोर्ट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, मेरा बोलने का मतलब है 3 प्रकार के लोग अगर हैं तो वो 3 प्रकार के लोग ही कैपेबल होंगे किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए। इसके अलावा किसी बच्चे के साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो वो कैपेबल नहीं है, किसी पागल के साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो वो कैपेबल नहीं है। अगर किसी को कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई करके रखा है किसी लॉ के तहत, तो वो आदमी भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेबल नहीं है। आई बात समझ में? मतलब कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, अगर आपसे कोई आंसर पूछ लिया व्हाट डू मीन बाय कैपेसिटीज ऑफ पार्टीज, तो आप लिखोगे अ मेजर, अ पर्सन ऑफ साउंड माइंड एंड अ पर्सन हु इज नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। ये 3 लोग जो होते हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेबल होते हैं। ठीक है, देयरफॉर माइनर पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड एंड इडियट्स। पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड मतलब इडियट, लूनेटिक्स मतलब थोड़े से दिमाग से जिनका कमजोर रहते वो, एटसेट्रा आर नॉट अलाउड टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। फ्री कॉन्सेंट, नेक्स्ट टॉपिक है फ्री कॉन्सेंट। देखो आज की क्लास में मैं आप लोगों को पॉइंट नंबर 9 तक एसेंशियल्स पूरा करा दूंगा, फिर अपन इसके आगे का नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, 1 मिनट। हेलो, 1 मिनट भेज रहा हूं आपको। नेक्स्ट है फ्री कॉन्सेंट।
फ्री कॉन्सेंट मतलब फ्री कॉन्सेंट फ्री कॉन्सेंट मतलब आपने अगर किसी ऑफर को एक्सेप्ट किया है या आपने सामने वाले को कुछ ऑफर किया है तो किसी भी प्रकार के दबाव में नहीं किया है, आप अपने एकदम फ्री माइंड के साथ, है ना, फ्री सहमति, स्वतंत्र सहमति, फ्री कॉन्सेंट के साथ आपने उसको एक्सेप्ट किया है या फिर ऑफर किया है। फॉर अ वैलिड एग्रीमेंट पार्टीज मस्ट गिव देयर कॉन्सेंट फ्रीली। कॉन्सेंट मीन्स दैट टू पार्टीज हैव एग्रीड अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। Same thing in the same sense. For example, A has two cars, a Maruti and a Fiat. He agrees to sell one of his car to B. If A is thinking to sell Fiat and B is thinking to buy Maruti, then A and B do not agree on the same thing in the same sense. Free consent का मतलब होता है कि आपने जो सामने वाले को ऑफर किया, सामने वाले ने उसको एक्सेप्ट किया उसी सेंस में जिस सेंस में आपने उसको ऑफर किया था। अगेन द कॉन्सेंट शुड नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड, करसन और अनड्यू इन्फ्लुएंस। फ्री कॉन्सेंट का मतलब ये होता है कि जो आपने सामने वाले का कॉन्सेंट मतलब सामने वाले की सहमति ली है तो किसी प्रकार के फ्रॉड करके नहीं ली है, करसन मतलब किसी प्रकार का दबाव डाल के नहीं किया है। जैसे सामने वाले से आपको जमीन खरीदनी है तो मूवी वगैरह में नहीं दिखाता कि सिर में बंदूक रख के गन रख के सामने वाले से वो जमीन ले लेते हैं। तो इस प्रकार का दबाव अगर किया गया है, किसी प्रकार का फ्रॉड अगर किया कि धोखाधड़ी की गई है या किसी अनड्यू इन्फ्लुएंस या कोई मतलब जानबूझ करके उस चीज को अपने तरफ हथियाना गलत तरीके से, तो वो फ्री कॉन्सेंट वाला पार्ट नहीं है। फ्री कॉन्सेंट के अंदर पहली चीज आती है कि जो आपने ऑफर किया सामने वाले भी उसी सेंस में एक्सेप्ट किया है जो आप करना चाह रहे थे। दूसरा, किसी प्रकार का दबाव नहीं है आपके ऊपर, किसी प्रकार का फ्रॉड नहीं किया गया है या कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, इफ एट नाइफ पॉइंट मतलब चक्कू की नोक पर ए आस्क बी टू सेल हिज वॉच, ए ने बी को चक्कू दिखा दिया, बोला अपनी तू घड़ी भेज दे मेरे को, तो बी ने उसको एक्सेप्ट कर लेगा डर के कारण, लेकिन वहां पे फ्री कॉन्सेंट नहीं कहलाएगा। क्लियर है? लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल ऑब्जेक्ट, एन एग्रीमेंट मस्ट बी मेड फॉर अ लॉफुल ऑब्जेक्ट। एक एग्रीमेंट जो है एक उसका जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए लॉफुल होना चाहिए। The object of an agreement should not be fraudulent, unlawful, immoral, opposed to the public policy. Such agreements are not enforceable at court of law. Such agreements are not enforceable at court of law. Not expressly declared void. ये वर्ड अभी आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। और not expressly declared void, void एक वर्ड है, हम आगे अभी डिटेल में पढ़ेंगे। It is a corollary of the above rule, that is lawful object, that there are large number of agreements which the law has expressly declared void as these agreements are not in public interest. For example, wagering agreement void मतलब देखो, अगर आप किसी के साथ जुआ खेल रहे हो तो ए ने बी को ऑफर किया चलो जुआ खेलेंगे, तो ये इस तरीके के एग्रीमेंट जो होंगे वो वॉइड होंगे। वॉइड मतलब जिसका कोई नल मतलब जिसका कोई ऑब्जेक्टिव ही अनलॉफुल है या फिर वो फालतू में किए गए एग्रीमेंट है। जुआ खेलने का एग्रीमेंट है ना, एग्रीमेंट टू रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड मतलब आप किसी को कोई काम करने से रोक नहीं सकते। जैसे आप ए जो है वो मान लो कोई बिजनेस करता है कपड़े का और ए का दोस्त है, ए का भाई है, ए ने बी के साथ एग्रीमेंट कर लिया है कि तू कपड़े का बिजनेस नहीं करेगा क्योंकि मैं कपड़े का बिजनेस कर रहा हूं। तो इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है, लेकिन ये जो एग्रीमेंट है वॉइड है। वॉइड मतलब फालतू का एग्रीमेंट है, ये कोर्ट जो है इसको एक्सेप्ट नहीं करती है। फॉर एग्जाम्पल, ये तो हो गया। नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। एन एग्रीमेंट मस्ट बी केपेबल ऑफ परफॉर्मेंस। एक एग्रीमेंट जो है उसका बाद में एग्जीक्यूशन होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि एग्रीमेंट करके बैठ गए, बाद में उसको एग्जीक्यूट भी करना पड़ेगा। देयरफॉर एन एग्रीमेंट टू डू एन एक्ट इम्पॉसिबल मतलब कोई ऐसा एग्रीमेंट कर लिया गया जो बाद में वो ऐसा कोई एक्ट है जो इम्पॉसिबल नेचर का है, इन इट सेल्फ कैन नॉट बी एनफोर्स्ड एज इट कैन नॉट बी परफॉर्म्ड। जैसे ए ने बी को बोला कि मैं अपनी कार तेरे को बेचना चाहता हूं, ठीक है,
बी ने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया और कंसीडरेशन के बदले ए ने बी को बोला कि तुम मेरे लिए माउंट एवरेस्ट से एक पत्थर उठाकर लाना, या फिर कोई ऐसा काम करने बोल दिया जो बी जो है उसके लिए करना इम्पॉसिबल है। तो यहां पर जो है इस टाइप का भी एग्रीमेंट अगर है वो यहां पे परफॉर्मेंस की पॉसिबिलिटी नहीं हो पाएगी यहां पे, ठीक है। एन एग्रीमेंट मस्ट बी केपेबल ऑफ परफॉर्मेंस, देयर एन एग्रीमेंट टू डू एन एक्ट इम्पॉसिबल इन इट सेल्फ कैन नॉट बी एनफोर्स्ड एज इट कैन बी परफॉर्म्ड। For example, A agrees to pay 500 to B provided B runs at speed of 1000 km per hour. A जो है B को बोलता है कि तू 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ेगा तो मैं तेरे को 500 रुपए दूंगा। नहीं हो पाएगा भाई, कौन दौड़ेगा 1000 किलोमीटर की स्पीड से। लीगल फॉर्मेलिटीज मतलब जनरली स्टूडेंट हैव रॉन्ग नोशन दैट ओनली रिटन एग्रीमेंट आर एनफोर्सिबल। मतलब नॉर्मली क्या होता है, स्टूडेंट लोगों को लगता है कि एग्रीमेंट जो होता है रिटन फॉर्मेट में ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है, एग्रीमेंट जो होता है ओरल फॉर्मेट में भी हो सकता है। इट शुड बी केयरफुली अंडरस्टूड दैट ओरल एंड रिटन एग्रीमेंट आर इक्वली एनफोर्सिबल। ओरल एग्रीमेंट और रिटन एग्रीमेंट दोनों बराबरी मतलब क्या होने चाहिए, मतलब क्या होते हैं, सेम इंपॉर्टेंस रखते हैं। हाउएवर वेयर लॉ स्पेसिफिकली रिक्वायर्स एन एग्रीमेंट टू बी इन राइटिंग और रजिस्टर्ड और अटेस्टेड, then in such a case agreement must be so otherwise that it shall not be enforceable। जैसे फॉर एग्जांपल पार्टनरशिप आप लोगों ने पढ़ा होगा, पार्टनर्स लोगों के बीच में पार्टनरशिप डीड अगर बन रही है, पार्टनरशिप डीड, तो पार्टनरशिप डीड इनके बीच में एक रिटर्न एग्रीमेंट है। लेकिन कभी कभी पार्टनर्स लोग आपस में पार्टनरशिप डीड नहीं बनाते हैं, बस आपसी में अपने गुड फेथ में इन लोगों ने आपस में क्या कर लिया, एग्रीमेंट करके बैठ गए, तो इनके बीच में वैलिड एग्रीमेंट है, लॉफुल कंसीडरेशन है, कॉन्ट्रैक्ट भी बना है इनके बीच में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अ प्रॉमिस टू पे टाइम बार्ड डेट मस्ट बी इन राइटिंग। अ प्रॉमिस टू पे अ टाइम बार्ड डेट मस्ट बी इन राइटिंग। मेरा बोलने का मतलब है कोई एक ऐसा इंसान है जो किसी दूसरे इंसान का पैसा डुबा चुका है या बहुत पुराना पैसा दे नहीं रहा है, तो अब वो वादा कर रहा है कि मैं तुमको ये पैसा जो है 2 महीने के अंदर 3 महीने के अंदर लौटा दूंगा। तो उस केस में कानून ये बोलता है, लॉ ये बोलता है कि आपको इस टाइप का जो एग्रीमेंट है उसको क्या करना चाहिए, रिटर्न में ले लेना चाहिए सामने वाले से, रिटर्न में। जैसे फॉर एग्जांपल एक दुकानदार है, नॉर्मली वो अपने कस्टमर को उधारी दे देता है, जिनको वो जान पहचान रखता है, नॉर्मली अपने कस्टमर को उधारी में देता है। जैसे मेरे को भी कोई दुकानदार अगर जान पहचान वाला है, मैं बोला भैया मेरे को 5000 का सामान उधारी दो, मैं गया उधारी में लेके आ गया, उसने मेरे से कुछ नहीं मांगा, ना रिटर्न किया ना कुछ नहीं किया, तो यहां पर हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ है। अब मान लो मैं बाय चांस उसको मैं पैसे नहीं दे रहा हूं या बहुत लंबा समय ले रहा हूं लौटाने के लिए, या फिर मैं दे ही नहीं रहा हूं, फिर बाद में हमारे बीच में क्या हो गया, वो तो उधारी मैंने नहीं दी तो सामने वाले का वो पैसा डूब गया। लेकिन अब मैं उसको बोल रहा हूं कि मैं आपको ये पैसा 2 महीने में दे दूंगा, तो इस टाइप का अगर मैं उसको बोल रहा हूं कि मैं आपको पैसा 2 महीने में दे दूंगा, 3 महीने में दे दूंगा, तो सामने वाला मेरे से उस चीज को रिटर्न में लेगा कि भाई आप लिख के दे दो कि इतने महीने में दोगे पैसा, ठीक है। लीगल फॉर्मेलिटीज मतलब आपको जैसे एग्रीमेंट जो आप कर रहे हो वो रिटर्न होना चाहिए, ओरल में भी होना चाहिए, है ना। रिटर्न वाला भी कोर्ट में चलता है, ओरल वाला भी चलता है, ठीक है। लेकिन रिटर्न वाला जो होता है वो ज्यादा पुख्ता होता है, उसमें रिटर्न प्रूफ मिल जाता है। ओरल में कही गई बात को आप कौन कैसे रिकॉर्ड करके रख सकता है कि नहीं। तो यहां तक अपन ने जो पढ़ा वो था एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब इसके आगे की क्लास में मैं आप लोगों को काइंड्स और क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कराऊंगा, ठीक है। आप लोगों को कोई डाउट है तो मेरे से पूछ सकते हो, और इस नोट्स के पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लो GCA वर्चुअल्स के नाम से, इसमें आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। इसमें आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा और क्लास की आपको रिकॉर्डिंग भी आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक। थैंक यू, अपन फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।